Hello everyone, in this video we are going to study about formation of Himalayas। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हिमालयाज़ की फॉर्मेशन हुई कैसे। वैसे तो फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज़ के ऊपर काफ़ी थियरीज़ दी गई थी किसी टाइम पे मैनी थियरिस्ट के द्वारा, जिसमें से कोवर और अन्य जियोलॉजिस्ट के द्वारा एक जियोसिंक्लाइन थियरी भी दी गई थी जो कि काफ़ी प्रोमिनेंट मानी गई थी किसी समय में, लेकिन इसमें भी कुछ फेलियर्स इसके थे, कुछ फ्लॉ थे इसमें भी, तो उसको भी सुपरसीड कर दिया है आज की मॉडर्न थियरी ने, जिसका नाम है प्लेट टेक्टोनिक थियरी। आज की डेट में प्लेट टेक्टोनिक थियरी हर एक माउंटेन जो कि वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी कोई माउंटेन फॉर्मेशन कभी हुई थी वो सारी की सारी ये एक्सप्लेन करती है, चाहे वो हिमालयाज़ हो या फिर यूराल माउंटेन हो, अफलेशन माउंटेन हो, अल्प्स माउंटेन हो, किसी भी माउंटेन को अगर आप देखेंगे वर्ल्ड वाइड तो प्लेट टेक्टोनिक थियरी उसको प्लेट कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस किसी न किसी तरीके से एक्सप्लेन कर रही है। तो यहाँ पे जो हिमालयाज़ की जो फॉर्मेशन हुई है वो प्लेट कन्वर्जेंस के कारण हुई है ड्यू एज फॉर द प्लेट टेक्टोनिक थियरी। अब ये प्लेट कन्वर्जेंस से किस तरह से हिमालयाज़ की फॉर्मेशन हुई है वो हम अभी थोड़ी देर में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम शुरू करते हैं, जिसमें हम जानेंगे कि जर्मन के एक जियोलॉजिस्ट थे और क्लाइमेटोलॉजिस्ट भी वो साथ में थे, वैगनर ने 1912 एडी में एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस दी थी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस, एज पर दिस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस उनका मानना था कि लगभग 300 मिलियन ईयर्स पहले जो सारे के सारे कॉन्टिनेंट जो आज हम देखते हैं वो सारे के सारे कॉन्टिनेंट एक ही कॉन्टिनेंट होते थे, एक ही कॉन्टिनेंट के मतलब सारे के सारे कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े थे और उसका नाम दिया गया था पेंजिया या सुपर कॉन्टिनेंट भी कहते थे उसको, कि वो एक ही कॉन्टिनेंट था पेंजिया नाम से या सुपर कॉन्टिनेंट के नाम से, और उसको सराउंड किया गया था एक ओशन के द्वारा जिसका नाम था पैंथालासा, एज फॉर वैगनर्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस। उनका मानना था कि लगभग 200 मिलियन ईयर्स पहले ये जो पेंजिया है यानी कि जो कॉन्टिनेंटल पार्ट है अंदर वाला पार्ट जो है ये जो पेंजिया है ये ब्रोक हो गए, ये टूट गया। पेंजिया ब्रोक अराउंड 200 मिलियन ईयर्स अगो, और उनके अकॉर्डिंग ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ। पहले तो फर्स्ट जो नॉर्थ वाला पार्ट था उसके अंगारा लैंड कहा गया या लॉरेशिया इसी को कहते हैं, लॉरेशिया और अंगारा लैंड के नाम से ये जाना गया, और जो साउथ वाला जो पार्ट जो टूटा हुआ था वो था गोंडवाना लैंड। इसी अंगारा लैंड से नॉर्थ अमेरिका और फिर यूरेशिया निकला। यूरेशिया में आपका आज का यूरोप है और एशिया का अपर वाला पार्ट, और गोंडवाना लैंड से आगे चल के फिर साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ये अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग इससे हुए। तो ये हमने इतना ही जानना था कि एज फॉर वैगनर कि उनकी जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस थी उनका क्या कहना था, क्योंकि इसका हम यूज़ करेंगे यहाँ पे जियोलॉजिकल इवोल्यूशन ऑफ इंडिया की इंडिया की जो जियोलॉजिकल इवोल्यूशन हुई है उसमें हम इसका थोड़ा यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम बात करेंगे लगभग 300 मिलियन ईयर्स पहले की, लगभग 300 मिलियन ईयर्स पहले जो ये पेनिनसुलर ब्लॉक है इंडिया का, जो पेनिनसुलर ब्लॉक है जो कि उस टाइम पेंजिया का ही पार्ट हुआ करता था, लेकिन मैंने यहाँ पे अलग से शो किया है, लेकिन 300 मिलियन ईयर्स पहले एज फॉर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस ये पेंजिया का ही पार्ट था, और लगभग 200 मिलियन ईयर्स पहले ये टूटा, यानी कि पेंजिया टूटा, और फिर ये कॉन्टिनेंटल जो ये आपका पेनिनसुलर ब्लॉक है इंडिया का, ये किसका पार्ट था, गोंडवाना लैंड का पार्ट था। और फिर ये माना जाता है कि लगभग 200 मिलियन ईयर्स पहले जब पेंजिया ब्रोक हुआ था तो इसकी जो मूवमेंट है वो साउथ में हुई थी उस ब्रोकन पार्ट की। तो इसकी मूवमेंट जब साउथ को हुई थी तो इक्वेटर में ये स्टार्टिंग में था लगभग 300 मिलियन ईयर्स पहले, और लगभग
ये साउथ में पहुंच गया, आपका 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में ये जाके पहुंचा। और माना जाता है कि ये जो पेनिनसुलर ब्लॉक है ये इस लैटिट्यूड पे काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पे रुका, इसी लैटिट्यूड पे रुका रहा स्टेबल तरीके से। और लगभग 70 मिलियन ईयर्स पहले, लगभग 70 मिलियन ईयर्स अगो इसने फिर से नॉर्थ में मूवमेंट शुरू कर दी। इसको कहते हैं नॉर्थवर्ड ट्रांसलेशनल मोशन। ये जो नॉर्थवर्ड ट्रांसलेशनल मोशन थी, इसकी जो स्पीड थी वो थी 10 to 12 सेंटीमीटर पर ईयर। एक साल में 10 to 12 सेंटीमीटर ये स्पीड थी, जो कि बहुत कम स्पीड है। जिसके अनुसार जब ये नॉर्थवर्ड ट्रांसलेशनल जब मोशन हुई तो ये जो पेनिनसुलर ब्लॉक है इंडिया का, ये नॉर्थवर्ड मूवमेंट इसकी शुरू हुई। और इसको ऊपर यूरेशियन प्लेट के साथ टच होने में काफ़ी समय लग गया, क्योंकि इसकी जो स्पीड थी वो 10 to 12 सेंटीमीटर पर ईयर थी। तो जब ये नॉर्थवर्ड मूवमेंट इसकी हुई, यहाँ से नॉर्थवर्ड मूवमेंट इसकी हुई, तो यहाँ तक जब ये पहुँचा तब आज से 30 मिलियन ईयर्स पहले ये यहाँ पे पहुँचा। लगभग 30 मिलियन ईयर्स पहले जो इंडियन पेनिनसुलर ब्लॉक है वो यूरेशियन प्लेट के साथ टकराया। इसका क्या टकराया, इसका जो ये वाला अपेक्स है ये टकराया, और सेकंड जो ये वाला अपेक्स है ये अभी टकराया नहीं है। लगभग 30 मिलियन ईयर्स पहले ये यहाँ पे इसके साथ टकराया, कोलाइड किया। और उसके बाद इसकी जो मूवमेंट है, क्योंकि फोर्स फिर भी इसको ऊपर लग रही थी, इसने ऊपर जाना था, बट यहाँ पे ये कोलाइड कर गया। ये वाला अपेक्स, ये जो इसका अपेक्स है ये यहाँ पे कोलाइड कर गया है। और जो ये वाला अपेक्स है अभी बाद में ये भी यहाँ पे कोलाइड करेगा। क्यों? क्योंकि अभी भी इसको फोर्स ऊपर को लग रही थी, और फिर इसमें रोटेशनल मोशन लगेगी, क्योंकि अब ये वाला पार्ट तो फिक्स हो गया है। अब जाहिर सी बात है इसने अब घूमना है आगे को, तो ये यहाँ को अब मोशन लगेगी। इसको हम थोड़ा यहाँ पे समझते हैं। जैसे 30 मिलियन ईयर्स अगो जब पेनिनसुलर पार्ट यहाँ पहुँच गया है, तो ये वाला अपेक्स यहाँ पे टकराया, जिसके कारण यहाँ पे एक बेंड आया। ये यूरेशियन प्लेट है अपर साइड, यहाँ अपर साइड में यूरेशियन प्लेट है, जिसके कारण जो यूरेशियन प्लेट है वो यहाँ पे बेंड आया। इसी बेंड में आज की डेट में इसी बेंड को हम क्या बोलते हैं? नंगा पर्वत, जो कि कहाँ पे है? गिलगिट बाल्टिस्तान में है, जो कि पाक एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर में आता है। ठीक है। और उसके बाद फिर ये इसमें रोटेशनल मोशन आएगी, क्योंकि ये वाला पार्ट फिक्स हो गया है। अब ये इस साइड को मूव करेगा, और बाद में जब ये वाला पार्ट यहाँ पे, ये वाला अपेक्स जब यहाँ पे टकराएगा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? एक बेंड पड़ेगा। और यहाँ पे जो आज की डेट में जो माउंटेन आप देखेंगे वो कौन सा है? वो है नामचा परवा। नामचा परवा, जो कि साउथ ईस्टर्न तिब्बत में है और इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न में है। ठीक है। ये वाला पार्ट यहाँ पे बेंड है। इसी बेंड से क्या है कि जो इंडस रिवर है यहाँ से टर्न होती है, थोड़ा गलत बना दिया, टर्न होती है और पाकिस्तान को जाती है। और इसी बेंड से यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर, जो कि यहीं से आती है, कहाँ से आती है? मानसरोवर के आसपास निकलती है ना, और यहाँ से टर्न होती है, कहाँ को जाती है? फिर अपने अरुणाचल में प्रवेश करती है। अरुणाचल तो अभी बनाया नहीं हमने ना, अभी तो वो बनेगा, वो तो हिमालय का पार्ट है। अभी हमने हिमालय को बनाना है कि हिमालय कैसे फॉर्म हुआ है, लेकिन ये तो हमने थोड़ी आगे की बात कर ली है। वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें थोड़ा बेसिक जानना होगा। बेसिक में हमें टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें हमने जाननी है कि डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट किस तरह से बिहेव करती है, उसमें क्या क्या फॉर्मेशन होती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 टेक्टोनिक प्लेट ली हैं, एक ओशियनिक प्लेट ली है और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट ली है। ओशियनिक टेक्टोनिक प्लेट वो टेक्टोनिक प्लेट होगी जो कि ओशन में होगी। ओशन के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट है वो ओशियनिक प्लेट है।
और जो कॉन्टिनेंटल के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट है वो क्या है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है। जो ओशियनिक टेक्टोनिक प्लेट होती है वो हैवियर होती है, ओशियनिक प्लेट जो होती है वो हैवियर होती है एज कम्पेयर टू कॉन्टिनेंटल प्लेट, क्योंकि जो ओशियनिक प्लेट है वो किससे बनी होती है, वो बेसाल्टिक रॉक से बनी होती है, और जो ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है ये ग्रेनाइटिक रॉक से बनी होती है, तो जिसलिए ये लाइटर होती है, इसकी डेंसिटी कम है, और ये जो है हैवियर होती है क्योंकि इसकी जो रॉक है वो बेसाल्टिक है, यानी कि इसका नेचर कैसा है, माफिक, जिसमें मैग्नीशियम प्लस आयरन के कंटेंट ज़्यादा रहते हैं, जिसके कारण ये थोड़ी हैवी होती है। बट इन केस ऑफ कॉन्टिनेंटल प्लेट इसमें आपके एल्यूमिनियम और सिलिका जो है उसी सिलिका के कंटेंट इसमें थोड़ा ज़्यादा रहते हैं, जिसके कारण इसकी डेंसिटी कम है और लाइटर वेट की होती है। ये मोटाई में थिक होती है, और ये जो ओशियनिक प्लेट होती है ये थिन होती है लेकिन डेंस होती है, और क्या बोलते हैं इसको, हैवी होती है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जनरली होता क्या है कि जब कोई एक हैवी चीज़ है और एक लाइटर चीज़ है, जब ये आपस में टकराती हैं तो जो हैवी वाली चीज़ है, जो हैवी होगी वो नीचे सबडक्ट करती है, नीचे को जाती है, जो लाइटर वेट की है वो ऊपर को लिफ्ट करती है, जो लाइटर वेट की होगी। उसी तरह से यहाँ पे भी है कि जो ओशियनिक प्लेट है वो हैवियर होती है, जिसके कारण क्या होता है कि वो नीचे सबडक्ट करेगी, और जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है वो लाइटर वेट होने के कारण, जैसे ये ओशियनिक प्लेट है, ये जब इसमें यहाँ पे कंप्रेशनल फोर्स लग रही है, एक बार फिर से मैं बैक करता हूँ, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्रेशनल फोर्स लग रही है, यहाँ पे भी ऐसे, ये ऐसे, तो जिसके कारण ये टेक्टोनिक प्लेट्स ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल ये एक दूसरे के पास आ रही है, दोनों एक दूसरे के पास आएंगी। जब ये कोलाइड करेंगी यहाँ पे एक टाइम पे ये कोलाइड करेंगी, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि जो ये ओशियनिक प्लेट है ये हैवी होने के कारण नीचे को सबडक्ट करेगी, नीचे को जाएगी, और जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है ये क्या करेगी, ये ऊपर को लिफ्ट होगी, ये ऐसे जाएगी ऊपर को। जो ये नीचे सबडक्ट हुई है ओशियनिक प्लेट, तो नीचे सबडक्ट होने पे जैसे कि हम देखते हैं कि जो टेक्टोनिक प्लेट है वो किस पे रेस्ट करती है, स्थेनोस्फेयर पे रेस्ट करती है। स्थेनोस्फेयर किसका पार्ट है, मेंटल का पार्ट है। मेंटल में क्या होता है, आपका लावा होता है, मैग्मा होता है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू जो क्रस्ट है, वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। तो जब ये नीचे जाएगी ओशियनिक प्लेट, तो ये भी क्या हो जाएगी, नीचे मोल्ट हो जाएगी। जब ये नीचे मोल्टन फॉर्म में आएगी, तो अब पहली बात है कि जो नीचे का जो मटेरियल होगा, यानी कि जो मैग्मा नीचे होगा किसमें, मेंटल में, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, क्योंकि डेंसिटी डिफरेंशिएशन जब हुई थी, अर्थ जब फॉर्म हुई थी उस टाइम पहले तो मोल्टन फॉर्म में थी अर्थ, उसके बाद फिर उसमें डिगैसिंग हुई और फिर डेंसिटी डिफरेंशिएशन हुई थी। जब डेंसिटी डिफरेंशिएशन हुई थी तो सबसे जो डेंस मटेरियल है, जैसे निकल है, आयरन है, वो कोर में चला गया, और उसके ऊपर कम डेंस, और उससे कम डेंस उसके ऊपर, ऐसे लेयर बाय लेयर स्ट्रेटा फॉर्मेशन हुई। और सबसे ऊपर जो क्रस्ट थी वो क्रस्ट है जो सबसे कम डेंस है, तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी कोर में है और सबसे कम क्रस्ट में है। तो इसलिए जब ये कम डेंसिटी का मटेरियल जो हैवी प्लेट की है एक्चुअली, ये जब नीचे गई, नीचे तो ये पहले मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट होगी, लेकिन साथ में ये क्या है, कम डेंसिटी की है। तो ये जो ज़्यादा डेंसिटी का मटेरियल यहाँ ऑलरेडी है, इसके बीच में तो रह नहीं पाएगी, ये इसको पुश करेगा ऊपर को। कम डेंसिटी का जो मटेरियल नीचे आया हुआ है और यहाँ मोल्टन फॉर्म में आए, तो ये इसको पुश करेगा। पुश करते करते यहाँ पे जो रॉक है ऊपर, कॉन्टिनेंटल प्लेट की जो रॉक है, इस पे क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा। प्रेशर पड़ेगा तो ये थोड़ा बेंड होने की कोशिश करेगी, बेंड होगी, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये बेंड बढ़ता बढ़ता यहाँ पे क्रैक पड़ जाएगा। जब ये क्रैक बन जाएगा यहाँ पे, तो उस क्रैक से जो मैग्मा है, यानी कि जो ये मोल्टन फॉर्म में जो नीचे था, अब यहाँ पे खिचड़ी बन गई थोड़ी, एक मिनट, तो जो ये, इसको थोड़ा हटा देता हूँ, तो ओह क्या हो गया, ठीक है रहने दो। तो ये मैग्मा अब ऊपर लिफ्ट हो गया और यहाँ पे बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। यहाँ पे जो ये मैग्मा ऊपर को उठ जाएगा क्रैक से, और यहाँ पे इस तरह से मैग्मा बाहर आ जाएगा, और जब ये सॉलिडिफाई हो जाएगा तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी, किसकी, माउंटेन फॉर्मेशन हो जाएगी। माउंटेन फॉर्मेशन
जब ये कोल्ड हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो बाद में फिर इरोजन के कारण इसमें से सेडिमेंट्स निकलेंगे, फिर वो नीचे फिर उसके सेडिमेंट्री रॉक्स की स्ट्रेटा फॉर्मेशन होगी, वो बाद की बात है। तो ये इस तरह से होता है। ये थोड़ा हम आगे चले गए, हमें बस बताना था कि अगर ओशियनिक प्लेट होगी और कॉन्टिनेंटल प्लेट होगी, जब ये आपस में कन्वर्जेंस इनकी जब होगी तो हैवियर प्लेट नीचे जाएगी। बस यहीं तक हमने रुकना है, आगे हमने नहीं जाना है अभी। दूसरा केस है कि दोनों ही कॉन्टिनेंटल प्लेट है, जब इसमें भी कन्वर्जेंस हो रही है, कंप्रेशनल फोर्स लग रही है, तो उसमें क्या होगा, अब दोनों सेम प्रॉपर्टी की है, इसमें दोनों ही फेल्सिक मटेरियल की है, यानी कि इसमें सिलिका और एल्युमिनियम के कंटेंट ज़्यादा हो गए। बाकी मिनरल्स भी होते हैं बट सबसे ज़्यादा इसमें क्या होगा, सिलिका और एल्युमिनियम होगा, जिसके कारण इसकी डेंसिटी लगभग सेम ही रहती है दोनों की। कॉन्टिनेंटल प्लेट जब आपस में टकरा रही है, तो अब इसमें कोई सबडक्शन नहीं होगी। सबडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, इसमें फोल्डिंग होगी, क्योंकि ये आपस में टकरा रही है, सबडक्शन होगी नहीं, तो ये क्या होंगे, आपस में ऐसे फोल्ड हो जाएगा, ऐसे, और यहाँ पे भी फोल्ड बनेगा। इस तरह से जो माउंटेन बनता है, अभी भी कंटिन्यूस में अगर फोर्स लग रही है तभी ये फोल्ड बढ़ता जाएगा ऊपर, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि इसमें क्रैक ही पड़ जाएंगे। तो इस तरह के जो माउंटेन बनते हैं उसको बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। और तीसरा केस हम लेते हैं जब ये कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, इसमें जो फोर्स लग रही है वो लग रही है अब यहाँ पे टेंशनल फोर्स लग रही है, ऑपोजिट फोर्स लग रही है, जिसके कारण क्या होगा कि ये यहाँ से अब दूर हो जाएंगे एक दूसरे से, जिसके कारण क्या होगा, बीच में गैप पड़ेगा, जिसको हम बोलेंगे फॉल्ट। ये इधर चलेगी, ये इधर चलेगी, बीच वाला पार्ट खाली हो गया, इसको बोलेंगे नीचे, ये पार्ट नीचे है, तो ये यहाँ पे इसको बोलेंगे फॉल्ट, इसको हम बोल देंगे फॉल्टिंग। जो यहाँ पे हुई ये है फॉल्टिंग। इस फॉल्टिंग के कारण जो माउंटेन बने हैं, उनको हम बोलेंगे ब्लॉक माउंटेन, क्योंकि ये जो माउंटेन इस साइड और इस साइड, अब ये बिल्कुल शार्प तो नहीं होंगे, इरोजन के कारण ये भी थोड़े स्लांट हो जाएंगे, तो बाद में जो ये माउंटेन जो बनेंगे इसको बोलेंगे ब्लॉक माउंटेन। माउंटेन कहाँ बनेंगे, इन दो हिस्सों पे ही बनेंगे, क्योंकि ये तो नीचे चला गया, इसको बोलेंगे फॉल्टिंग, या फिर यहाँ पे फिशर फॉर्मेशन हुई है, या फिर फ्रैक्चर इसको कहेंगे। इसका लाइव एग्जांपल हम देखेंगे तो रिफ्ट वैली जो बन रही है अफ्रीका में, रिफ्टिंग जो हो रही है वहाँ पे अफ्रीका में, जिससे अब चांसेस है कि फ्यूचर में उसका कुछ पार्ट अलग हो जाएगा अफ्रीका का। मेडागास्कर भी उसी तरह से फॉल्टिंग से ही अलग हुआ था अफ्रीका से, और इंडिया भी अफ्रीका से ही अलग हुआ है ड्यू टू दिस फॉल्टिंग। ये था फॉल्टिंग। इसमें ये तो मैंने दो प्लेट्स का बताया, अगर सिंगल प्लेट पे ही इस तरह का फोर्स डेवलप हो, ये सिंगल प्लेट है, ठीक है, इस पे यहाँ पे फोर्स इस साइड को लग रही है, इस साइड को फोर्स लग रही है, यानी कि टेंशनल फोर्स लग रही है। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हम रीजन पे अभी जाएंगे तो टाइम लगेगा। जैसे कि ये स्टेनोस्फेयर के ऊपर रेस्ट कर रही है टेक्टोनिक प्लेट, यानी कि जो मेंटल का पार्ट है, मेंटल स्टेनोस्फेयर उतना मोल्टन फॉर्म में उसमें मैग्मा नहीं होता, उसमें जो मैग्मा होता है वो डिफॉर्मेबल फॉर्म में होता है। उसके नीचे जो मैग्मा होता है वो मोल्टन फॉर्म में होता है स्टेनोस्फेयर से नीचे। तो ये किस पे रेस्ट कर रही है, स्टेनोस्फेयर पे, जिसको लो वेलोसिटी जोन भी कहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, कन्वेक्शनल करंट यहाँ पे बनती है। फॉर एग्जांपल ऐसे यहाँ पे करंट चल रही है, कन्वेक्शनल करंट यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे। अब इनकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर डायरेक्शन इस तरह से होगी, इसकी डायरेक्शन यहाँ पे ऐसे ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, अब ये दिख नहीं रही है, कलर चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मान लो ये इस तरह से इसकी डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन ऐसे है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे फोर्स इस साइड को ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो डायरेक्शन है इस कन्वेक्शनल करंट की वो इस तरह से है। अगर इसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाए और ऐसे हो जाए तो जाहिर सी बात है यहाँ पे फोर्स इस साइड को लगेगी। तो एक कन्वेक्शनल करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि जो मेंटल में जो कन्वेक्शनल करंट फ्लो हो रही है उसके कारण जो फोर्स लग रही है वो किस डायरेक्शन को लग रही है, उसके बेस पे ही यहाँ पे फोर्स लगेगी। इस पे टेक्टोनिक प्लेट में जो मूवमेंट होती है वो उसी के कारण होती है। हर चीज़ के पीछे कुछ रीजन होता है तभी होता है। इनको कोई खुशी नहीं
हो रही है टेक्टोनिक प्लेट को घूमने की, कुछ ना कुछ अंदर हो रहा है, तभी ये मूव कर रही है। तो जब ये केस होगा कि एक सिंगल प्लेट है, यहाँ पे ऑपोजिट फोर्स लग रही है एक ही प्लेट पे, तो क्या होगा कि अब इस पर खिंचाव पड़ेगा तो यहाँ पे क्रैक्स पड़ेंगे, क्रैक्स पड़ेंगे। क्रैक्स पड़ने के बाद फिर ये बाद में और एक फोर्स कंटिन्यू लगी रही है, तो ये वाला पार्ट अलग से निकल जाएगा, ये वाला पार्ट परे को निकल जाएगा और ये वाला पार्ट उधर को निकल जाएगा। बीच में जो ये बीच वाला पार्ट है ये बेचारा नीचे आ जाएगा। कैसे आएगा? ऐसे, ये वाला पार्ट इधर चला गया, ये वाला पार्ट इधर चला गया, और जो ये नीचे वाला पार्ट ये नीचे आ गया। थोड़ा गलत बनाए लेकिन समझ जाना आप। ये नीचे आ गया तो ये हो गया फॉल्टिंग। ठीक है, ये नॉर्मल फॉल्टिंग है। इसको इस साइड को फोर्स लग रही है, इसको इस साइड फोर्स लग रही है, जिस कारण ये यहाँ पे फॉल्टिंग हुई है। ये नीचे आ गया तो ये यहाँ पे ब्लॉक माउंटेन बने हैं। ये है नॉर्मल फॉल्टिंग। नॉर्मल ऐसे ही होती है, तो एबनॉर्मल कैसी होती है वो हम अभी बताते हैं। नॉर्मल फॉल्टिंग ये हुई फॉल्टिंग। तो अब हम एबनॉर्मल फॉल्टिंग की बात करते हैं, यानी कि रिवर्स फॉल्टिंग की बात करते हैं। अब ये सेम प्लेट हमने ली यहाँ पे, इस पे भी फोर्स लगी है, बट ये अब कैसी है? कॉम्प्रेशनल फोर्स है। अब बोलेंगे क्यों लगी सेम प्लेट पे कॉम्प्रेशनल फोर्स? वही कन्वेक्शनल करंट का ही फंडा है। तो इसमें डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, यहाँ पे कन्वेक्शनल करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी, यहाँ ऐसे होगी, सॉरी ऐसे होगी, ये ऐसे होगी, ऐसे होगी। इसी वजह से यहाँ पे ये फोर्स ऐसे लग रही है, ये फोर्स ऐसे लग रही है, ऐसे। ये एरो इस साइड को है तो फोर्स इस साइड को लगेगी। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे अब फोल्डिंग होगी। सबसे पहले तो यहाँ पे पहले फोल्डिंग होगी, क्योंकि फोर्स लग रही है इस पर, तो ये इस तरह से फोल्ड होगा ऊपर को, ऐसे फोल्ड होगी ये प्लेट। जब ज़्यादा ही फोल्ड हो जाएगा, ये फोर्स कंटिन्यू लगी रही है, एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि इसमें क्रैक पड़ जाएंगे। यहाँ पे क्रैक पड़ जाएंगे तो फिर से ये फोर्स कम नहीं हो रही है, लगी रही है, तो ये वाला पार्ट अलग से निकल जाएगा, ये वाला पार्ट ऊपर ही निकल जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर को ऐसे, ये वाला पार्ट ऐसे आ जाएगा, ये पार्ट थोड़ा नीचे होगा। तो ये वाला जो हिस्सा जो ऊपर को चला गया, ये भी फॉल्टिंग के कारण गया, तो इसको बोलेंगे रिवर्स फॉल्टिंग। ये ऊपर को होगी फॉल्टिंग, रिवर्स फॉल्टिंग। अब आप बोलेंगे सामने माउंटेन तो देखा नहीं, तो ये आपके समय में तो हुआ नहीं, पहली बात। और जब ये हुआ होगा तब ये ऐसा हुआ होगा, और उसके बाद फिर इरोजन वगैरह हो के जो है ये नॉर्मल जैसे हमें दिखती है पीक, वैसा दिखता है। तो ये मिलियंस ऑफ ईयर्स की बात हो रही है, तो मिलियंस ऑफ ईयर्स हो चुके हैं माउंटेन के बने हुए, क्योंकि जब ये फॉर्मेशन होना शुरू हुई थी तब आज से 30 मिलियन ईयर्स पहले की बात हो रही है, और उसके बाद आज 30 मिलियन ईयर्स हो चुके हैं लगभग। तो अभी तक तो बहुत कुछ हो गया है। तो इस तरह से ये रिवर्स फॉल्टिंग होती है। अब हम यहाँ बात करते हैं एक्चुअली हिमालय में क्या हुआ। ये तो इधर उधर की बात कर ली हमने, अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि हुआ क्या। अब जैसे मैंने आपको सबसे पहले ऊपर बता दिया था कि जो इंडियन पेनिनसुलर ब्लॉक है वो पहुंच गया था 30 मिलियन ईयर्स पहले, 30 मिलियन ईयर्स अगो ये यहाँ पे पहुंच गया था, यूरेशियन प्लेट के साथ ये टच हो गया था। और एक बैंड इसका यहाँ टकराया, दूसरा बैंड यहाँ पे उसके बाद टकराया, नामचा बरवा यहाँ पे बना, यहाँ पे नंगा पर्वत का जो स्टार्टिंग होगी। अब हम इसको थोड़े अच्छे से समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इंडियन प्लेट बनाई है, ठीक है, इंडियन प्लेट, और ये यूरेशियन प्लेट इस साइड को, ये इंडियन प्लेट इस साइड को। अब ये बीच में 33C है, 33C है, और 33C के नीचे जो प्लेट है वो ओशियनिक प्लेट होगी, ये ओशियनिक प्लेट होगी, ये भी ओशियनिक प्लेट होगी, ओशियनिक प्लेट, ओशियनिक प्लेट। अब थोड़ा इसका साइज़ बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा और बढ़ा देते हैं। ये ओशियनिक प्लेट है और ये भी ओशियनिक प्लेट है। ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये भी कॉन्टिनेंटल प्लेट है। तो यहाँ सबसे पहले जो कन्वर्जेंस हो रही है वो हो रही है ओ कन्वर्जेंस, ओ कन्वर्जेंस। जब ये ओ कन्वर्जेंस हुई तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि हटाना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसा हुआ कि जो ये वाला प्लेट है ये हैवियर माना जाता है, ये नीचे सबडक्ट हुआ,
नीचे सबडक्ट हुआ कंटिन्यू, ये इसको फोर्स इस साइड को लग रही है, यहाँ फोर्स इस साइड को लग रही है, यहाँ फोर्स इस साइड को लग रही है, तो ये कंप्रेशनल फोर्स लग रही है। तो ये नीचे चला गया, ये वाला हिस्सा जब नीचे चला गया तो अब यहाँ पे ये जब ये नीचे मोल्ट होके ऊपर आया, यहाँ पे आर्क बने, आर्क फॉर्मेशन होगी यहाँ पे 33C में, यानी कि बीच बीच में यहाँ पे आइलैंड फॉर्मेशन होगी। जब जो वॉल्केनिक इरप्शन हुई बाहर को, वो जब कूल डाउन हुई तो यहाँ पे आइलैंड फॉर्मेशन हुई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड, जब ये पूरा ये वाला हिस्सा ओशियनिक वाला ये हिस्सा सबडक्ट हो गया, उसके बाद सेकंड वाला था जिसमें अब यहाँ पे ओशियनिक वाला हिस्सा पूरा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे ओशियनिक की एक ये प्लेट बची, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट। अब यहाँ पे जो कन्वर्जेंस हुई है वो OC कन्वर्जेंस होगी, O और C के बीच में कन्वर्जेंस हो रही है। तो जाहिर सी बात है जो O वाला पार्ट है यानी कि ओशियनिक प्लेट है वो नीचे सबडक्ट करेगी। जब ये नीचे सबडक्ट करेगी, ऐसे सबडक्ट करेगी नीचे को, नीचे सबडक्ट की, यहाँ पे ये मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट होगी और फिर बाद में ये इसको प्रेशर ऊपर एग्जर्ट हुआ, बिकॉज ये लाइट वेट की है और लाइट वेट का मटेरियल नीचे नहीं रह सकता, क्योंकि नीचे जो मटेरियल है वो ऑलरेडी डेंस मटेरियल है। तो डेंस मटेरियल के बीच में लाइट वेट का मटेरियल नहीं रह सकता। और ये लाइट वेट का क्यों है? क्योंकि ये ऊपर था, ऊपर ओशियनिक प्लेट थी। ओशियनिक प्लेट जब नीचे जाएगी मेंटल में डेंसिटी ज़्यादा है, तो इसलिए इसको ऊपर की ओर प्रेशर एग्जर्ट हुआ, रॉक में प्रेशर एग्जर्ट हुआ और जिसके कारण यहाँ पे रॉक क्या हुई, ऊपर को बेंड होना शुरू हुई। और इस तरह से जब इसमें क्रैक पड़ गया, क्योंकि बेंड होने की भी एक लिमिट होती है, और उसके बाद उसमें भी क्रैक पड़ जाएगा और उस क्रैक से इसको रास्ता मिल गया लावा जो निकला वो बाहर आ गया, जिसके कारण यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन जो है यहाँ पे आपको दिखेगी। और वही वोल्केनिक इरप्शंस बाद में सॉलिडिफाई हो जाएगी जब कूल डाउन हो जाएगी। और साथ में जो मेरीन सेडिमेंट्स, ये एक्चुअली मेरीन सेडिमेंट्स ही थे, जो ये प्लेट है नीचे ये ओशियनिक प्लेट थी, ये मेरीन सेडिमेंट्स थे। इसमें एक्वेटिक लाइफ जो उनके रेजिडुअल है जो मर गए हैं बेचारे, तो वो भी इसमें है, जो वो भी बाहर आ गई इसके साथ मोल्टन मैग्मा के साथ। तो इसमें आपको मिलेंगे मेरीन सेडिमेंट प्लस मैग्मेटिक इंट्रूजन। जो आपका ये इरप्शन हुई है वो वाला पार्ट जो लावा है वो सॉलिडिफाई हुआ है, और साथ में इसमें आपको मिलेगा बाहर सेडिमेंट्री रॉक्स भी इसमें मिलेगी। तो इस तरह से जो यहाँ पे हिमालय की फॉर्मेशन हुई है इसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। सबसे पहले जो हिमालय बना इस तरह से बना उसको बोलेंगे ट्रांस हिमालय। तेथियन हिमालय भी इसको कहते हैं, क्योंकि ये 33C जो है उसके डिपॉजिट से ये बना है 33 हिमालय भी इसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो 33C यहाँ पे था उसके ही जो मेरीन डिपॉजिट्स नीचे गए और नीचे से ये मोल्टन फॉर्म में बाहर आ गए विद जो मैग्मेटिक इंट्रूजन है उसके साथ। तो यहाँ पे इसमें आपको जो ये ट्रांस हिमालय है जिसमें आपकी काराकोरम रेंज आती है, जास्कर या लद्दाख वाली रेंज इसमें आती है ट्रांस हिमालय में, तो वहाँ पे आपको लद्दाख वाले रीजन में वो फॉसिल्स भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि उसमें मेरीन सेडिमेंट्स भी इन्वॉल्व है। तो जो फॉसिल्स हैं वहाँ पे मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अब हम बात करते हैं जब ये वाली स्टेज भी होगी तो उसके बाद क्या हो गया, थर्ड वाली, जिसमें कि अब जो ओशियनिक प्लेट है वो भी सबडक्ट होगी। ऊपर वाली ओशियनिक प्लेट इस साइड को सबडक्ट हुई और ये वाली ओशियनिक प्लेट यहाँ पे सबडक्ट होगी। अब बची यहाँ पे CC कॉन्टिनेंटल प्लेट बची इस साइड को। यहाँ पे बन गया ट्रांस हिमालय जो हमने बनाया, और यहाँ पे है तिब्बतन प्लेट्यू, क्योंकि अब हिमालय बनाया तो ये पार्ट भी उठा होगा। अब एकदम तो है नहीं कि ये उठेगा, साथ वाला पार्ट भी थोड़ा उठेगा। तो इसको यहाँ पे जो प्लेट्यू बना वो है तिब्बतन प्लेट्यू, और उसके बाद फिर डाउन वाला पार्ट आएगा तिब्बतन प्लेट्यू के पीछे। तो अब यहाँ पे कंटिन्यू है इनकी कॉम्प्रेशनल फोर्स, वो आज भी कंटिन्यू है, कॉम्प्रेशनल फोर्स इसमें फिर भी लग रही है। तो यहाँ पे जो CC कन्वर्जेंस हो रही है, अब कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस हो रही है, जो कि अभी भी कंटिन्यू है हिमालयाज़ में। इसलिए हिमालयज़ में इतनी डायनेमिक सिचुएशन आती रहती है
तो यहाँ पे जब ये कन्वर्जेंस हो रही है, अब सीसी कन्वर्जेंस, तो हमें ये मालूम है कि जब कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस होती है तो वहाँ पे कोई भी सबडक्शन नहीं होती, वहाँ पे फोल्डिंग होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब फोल्ड बनेंगे, कॉम्प्लेक्स फोल्ड बनते जाएंगे, नंबर ऑफ़ फोल्ड्स बनेंगे। क्योंकि ये हिमालय एक फोल्ड से तो बना नहीं है, नंबर ऑफ़ फोल्ड बने हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 2 ही बनाऊँगा क्योंकि मुझे बताना है यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से। तो जैसे यहाँ पे ये वाला फोल्ड बन गया और उसके बाद ये फोल्ड कंटिन्यू हो रहा होगा ऐसे ऐसे, और ये भी। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब इसमें यहाँ पे क्रैक पड़ेगा जैसे मैंने बताया, और यहाँ पे कुछ हिस्सा ऊपर आ जाएगा, कुछ हिस्सा ऊपर आ जाएगा। एक बार मैं इसको मिटा के फिर से कोशिश करता हूँ। तो ये इस तरह से फोल्ड बन गया और इस तरह से फोल्ड आ गया, फॉर एग्जांपल समझने के लिए। तो यहाँ पे जब क्रैक्स पड़ा, इस पे भी पड़ा, तो यहाँ रिवर्स फॉल्टिंग हुई, इसको अप थ्रस्ट लगा। जो ये अप थ्रस्ट लगेगा यहाँ पे, इसके कारण जो पार्ट ऊपर चला जाएगा, ये वाला पार्ट भी ऊपर चला जाएगा, ये वाला पार्ट थोड़ा नीचे रह जाएगा, ये पार्ट ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे ग्रेटर हिमालय बनता है अप थ्रस्टिंग के कारण। यहाँ पे अप थ्रस्टिंग हुई, यहाँ पे भी अप थ्रस्टिंग हुई, जिसके कारण यहाँ पे रिवर्स फॉल्टिंग हुई। ये बीच वाला पार्ट ऊपर उठ गया और ये पार्ट ऐसे, और ये थोड़ा और ज़्यादा ऊपर उठ गया, तो ये यहाँ पे बन गया ग्रेटर हिमालय, ये बन गया ग्रेटर हिमालय, जिसको इनर हिमालय भी कहते हैं और हिमाद्री भी कहते हैं। यानी कि पहले इसमें फोल्डिंग हुई, पहले फोल्डिंग हुई, फिर रिवर्स फॉल्टिंग हुई, फिर ये ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री बना। उसके बाद जिससे कम हाइट का बना वो होगा मिडल हिमालय या फिर लेसर हिमालय भी इसी को कहते हैं। कुछ जो बुक्स होती है, जो नॉर्मल बुक्स जो जितनी भी है, उसमें थोड़ा गलती दिया है, मैक्सिमम सभी में ये गलती दी है कि लेसर हिमालय वो ग्रेटर हिमालय को कह देते हैं और इनर हिमालय वो मिडिल हिमालय को कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रेटर हिमालय इनर हिमालय है, मिडिल हिमालय लेसर हिमालय है। जो स्टैंडर्ड बुक्स होती है अगर उसमें देखेंगे तो तब आपको इस गलती का एहसास होगा। तो उसके बाद फिर जो इरोजन हुआ उसके बाद, तो सेडिमेंट से जो बनी वो नीचे शिवालिक होगा, इसमें फिर शिवालिक या कई जगह पे शिवालिक भी लिखते हैं, इस शिवालिक लिख लिया मैंने, कई जगह पे इसको शिवालिक लिखते हैं, या आउटर हिमालय भी इसी को कहते हैं। तो इस तरह से ये बना। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया वो मैं यहाँ पे फिर से बता देता हूँ कि सबसे पहले जब ओ कोलिजन हुआ, फिर ओ कोलिजन में उसके बाद ओसी कोलिजन हुआ, तो ओसी कोलिजन के दौरान ये ट्रांस हिमालय फॉर्म हुआ, जिसे तेथियन हिमालय भी कहते हैं, और साथ में ही तिब्बतियन प्लेट्यू भी बना। और फिर ये जब सीसी कोलिजन हुआ, यहाँ पे सीसी कोलिजन जब ये हुआ तो उस सीसी कोलिजन के दौरान ये 2 रेंजेस बनी, इसमें ग्रेटर हिमालय या जिसको इनर हिमालय और हिमाद्री कहते हैं वो बना। इसमें पहले फोल्डिंग हुई, फोल्डिंग के बाद इसमें रिवर्स फॉल्टिंग हुई, जिस तरह से यहाँ पे पीक बनी। अब आप बोलेंगे कि जब रिवर्स फॉल्टिंग हुई तो वहाँ पे जो फॉल्टिंग का जो पॉइंट होगा जहाँ पे फॉल्ट क्रिएट हुआ है, जहाँ पे क्रैक्स होंगी, दरारें होंगी, तो वो दिखती क्यों नहीं है आज की डेट में? एक्चुअली एक मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले हुआ है। उसके बाद इरोजन हुआ, काफ़ी वेदरिंग वाले प्रोसेस जो हुए उसने उन क्रैक्स को फिल कर दिया और ऊपर बना दिया इस तरह का शार्प टिप। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है। तो यहाँ पे भी सेम ये फोल्डिंग हुई यहाँ पे भी, और फिर बाद में रिवर्स फॉल्टिंग हुई, फिर ये मिडिल हिमालय या लेसर हिमालय जिसको कहते हैं वो बना। ये सबसे ज़्यादा हाइट इसकी होगी ग्रेटर हिमालय की, उससे कम हाइट होगी मिडिल और लेसर हिमालय की। और जो सेडिमेंट्स, इनके सेडिमेंट्स से जो बना है, जो कि इरोजन के बाद बना है, वो है शिवालिक यानी कि आउटर हिमालय। तो ये 3 रेंजेज है हिमालय की, फर्स्ट रेंज, सेकेंड रेंज, थर्ड रेंज। और अब आप बोलेंगे कि ये क्या है फिर ट्रांस हिमालय?
तो ये तो पहले बन चुका है, इसको हम ए बोलेंगे। ये हिमालय से भी पहले बना हुआ है तो इसको बोलेंगे ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय को हम कभी भी हिमालय के साथ मिक्सअप नहीं करेंगे, इसलिए जो ट्रांस हिमालय है वो सबसे ओल्डर है, और उससे यंगर ग्रेटर हिमालय है, और उससे यंगर मिडल हिमालय जिसको लेसर हिमालय कहते हैं, और सबसे यंगर है शिवालिक। और अगर बात करें ईस्टर्न और वेस्टर्न हिमालय की, तो सबसे यंगर जो है वो ईस्टर्न हिमालय है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न हिमालय, क्योंकि वेस्टर्न हिमालय का जो अपेक्स है वो पहले टच हुआ था यूरेशियन प्लेट के साथ, और जो ईस्टर्न हिमालय है उसका जो अपेक्स है वो बाद में टच हुआ था यूरेशियन प्लेट के साथ। तो इसलिए जो ईस्टर्न हिमालय है वो यंगर है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न हिमालय। तो ये जो टोपोग्राफी है इसकी वो होगबैक टोपोग्राफी है, यानी कि जो इंडियन साइड को इसकी जो स्लोप है वो स्टीप स्लोप है, और जो तिब्बतियन साइड को जो स्लोप है वो कैसी है, वो जेंटल है। तो इस टोपोग्राफी को बोलते हैं होगबैक टोपोग्राफी। तो अब हम बात करते हैं कि जहाँ पे इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई थी उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं ITSZ, इंडस शांगपो सुचर जोन। ये मैंने जो बनाया है, उसके बाद आप देखेंगे कि जो ट्रांस हिमालय उसकी रेंजेस है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये इंडिया में भी हैं ये रेंजेस, और लद्दाख की आगे एक्सटेंशन आ गई कैलाश जो कि तिब्बत में है, ट्रांस हिमालय में ही आता है। उसके बाद आपकी जो फर्स्ट रेंज है ग्रेटर हिमालय, फिर ये मिडल हिमालय और ये शिवालिक। अब यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ट्रांस हिमालय का यहाँ पे काराकोरम रेंज है, लद्दाख रेंज है और जास्कर रेंज है, और लद्दाख की आगे एक्सटेंशन है तिब्बत में कैलाश। और यहाँ पे जो बैंड है उनको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ गिलगिट बाल्टिस्तान में एक बैंड है जहाँ पे नंगा पर्वत है यहाँ पे, जिसके कारण यहाँ पे बैंड बना है, और इस बैंड के कारण यहाँ जो बैंड है, इस बैंड के कारण यहाँ पे जो ये रिवर आ रही है, इंडस रिवर जो ये आ रही है, ये यहाँ पे इस तरह से बैंड हो जाती है इसी बैंड के कारण। अगर ये बैंड ना होता तो शायद ये यहाँ से ना मुड़ती। ये होगी इंडस रिवर इस तरह से मुड़ रही है यहाँ पे। उसी तरह से जब हम यहाँ बात करते हैं नामचा बरवा की जो सेकंड बैंड था, इन बैंड्स को, जो ये दो बैंड हैं, इनको हम बोलते हैं सिंटेक्शियल बैंड। ये टू बैंड्स जो है जो मैंने यहाँ पे बोले हैं, ये दोनों ही क्या है, सिंटेक्शियल बैंड इनको कहते हैं। और यहाँ पे जो नामचा बरवा जो पर्वत है, यहाँ से टर्न होती है ब्रह्मपुत्र रिवर। जैसे ब्रह्मपुत्र रिवर भी यहाँ से मानसरोवर से निकली है, और ये इससे पहले ही टर्न हो जाती है अंदर इस बैंड के कारण। ओके, तो ये हमने यहाँ पे आपको दिखाना था। और उसके बाद यहाँ पे जैसे ग्रेटर हिमालय है, ग्रेटर हिमालय, ये आपका ग्रेटर हिमालय है ऐसे। उसके बाद फिर लेसर हिमालय और फिर शिवालिक, ये 3 पैरेलल रेंजेस है, इस तरह से जाती है। इसी हिमालय की ये एक्सटेंशन यहाँ पे पाकिस्तान में है सुलेमान रेंज और यह कीर्थर रेंज। और यहाँ पे आप देखेंगे अरुणाचल में जो छोटी यहाँ पे जो छोटी पहाड़ियाँ तो नहीं है, जो फेमस पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे अरुणाचल में, डाफला, मेरी, अबोर, मिशमी, इस तरह से रेंज रहती है। पहले डाफला, फिर मेरी, फिर अबोर, फिर मिशमी। और यहाँ पे नामचा बरवा है जो मैंने आपको बताया, जो सेकंड जो अपेक्स यहाँ पे टकराया था, जिसके कारण ये नामचा बरवा पर्वत यहाँ पे बना है। और उसके बाद जो पूर्वांचल जो है नीचे को, यहाँ पे ये पूर्वांचल है, इसको नाम दिया गया, इस हिमालय के इस पार्ट को बोलते हैं पूर्वांचल, जिसका आपको रेजिडुअल यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे, अरुणाचल में भी इसके अवशेष देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जैसे पोटकाई बूम है या नागा हिल्स है और लोसाई हिल्स यहाँ पे मिज़ोरम में है, ये पूर्वांचल का पार्ट है। तो ये कुछ हिमालय के बारे में चीज़ें जो आपको बतानी थी। और साथ में ही जैसे मैंने आपको बताया सबसे ऊपर क्या है, ट्रांस हिमालय है। तो ट्रांस हिमालय का यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला हिस्सा ही पामीर है। पामीर में फेडचेंको ग्लेशियर है। इस फेडचेंको ग्लेशियर को हम बोलते हैं लॉन्गेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर। नॉन पोलर ग्लेशियर में सबसे लॉन्गेस्ट जो ग्लेशियर है वो ये फेडचेंको ग्लेशियर है, जो कि पामीर में है। पामीर कहाँ है? ये बिल्कुल रूफ टॉप में है, इंडिया के रूफ टॉप में है।
ये थोड़ा मैप गलत लग गया यहाँ पे। एक्चुअली ये वाला पार्ट जो है पाक एडमिनिस्ट्रेड है, तो ये इंडिया का ही पार्ट है एक्चुअली, लेकिन पाकिस्तान वालों ने इसको जैसे एडमिनिस्ट्रेट कर रखा है, कब्जा कर रखा है, पीओके जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे पामीर है और यहाँ पे सियाचिन होगा, और सियाचिन सेकंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर होगा नॉन पोलर में, वो आई थिंक 75 किलोमीटर का होगा, और ये जो फेडचेंको ग्लेशियर है ये 77 किलोमीटर का है। उसके बाद कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि सागरमाथा यानी कि जिसे हम माउंट एवरेस्ट कहते हैं, वो हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की और हिमालय की भी। और जो K2 है जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, ये पहले तो काराकोरम रेंज में आती है इसलिए इसको K2 बोलते हैं, और ये सेकंड हाईएस्ट है वर्ल्ड की पीक में। तो सेकंड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की, लेकिन हाईएस्ट है किसकी? ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय की हाईएस्ट पीक है, लेकिन वर्ल्ड की अगर देखा जाए तो सेकंड हाईएस्ट है। उसी तरह से कंचनजंगा जो पीक है वो सेकंड हाईएस्ट है हिमालय की सेकंड हाईएस्ट है, लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो इंडियन हिमालय की बात करें, जो हिमालय का पार्ट इंडिया में है उस हिमालय की बात करें तो ये हाईएस्ट है। कंचनजंगा इंडिया के हाईएस्ट हिमालयन पीक है। वैसे तो K2 है, लेकिन वो हिमालय की नहीं है, वो किसकी है? ट्रांस हिमालय की है। तो अगर हम इंडियन हिमालयन की बात करें जो हिमालय में है इंडियन पीक की, तो वो कंचनजंगा होगी हाईएस्ट। ठीक है। उसके बाद जो फेडचेंको जो मैंने अभी बात की ग्लेशियर की, वो लॉन्गेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर है 77 किलोमीटर का। और सियाचिन जो ग्लेशियर है वो सेकंड लॉन्गेस्ट है नॉन पोलर ग्लेशियर, ये भी नॉन पोलर है ऊपर वाला, ये 75 किलोमीटर का है। यहाँ पे ये भी काराकोरम रेंज में आता है सियाचिन ग्लेशियर, और ये हाईएस्ट बैटलफील्ड भी इसको कहा जाता है। तो ये कुछ चीज़ें थी। ये कंचनजंगा का मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए। कंचनजंगा जो है ये इंडिया की हाईएस्ट हिमालयन पीक है, हाईएस्ट हिमालयन, ये ध्यान रखना, हिमालयन पीक। और जो K2 है ये इससे ऊंची है, बट ये हाईएस्ट इंडियन पीक तो मानी जाएगी, लेकिन ये ट्रांस हिमालय में आती है, तो इसको हाईएस्ट ट्रांस हिमालयन पीक बोलेंगे। लेकिन हिमालयन पीक में ये नहीं आएगी क्योंकि ये हिमालय में नहीं है ना। हिमालय की 3 रेंजेस हैं, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और फिर शिवालिक। जो ट्रांस हिमालय ये हिमालय से पहले बना है, तो इसको अलग से नाम दिया गया है ट्रांस हिमालय। तो K2 ट्रांस हिमालय का पार्ट है, लेकिन कंचनजंगा वो हिमालय का पार्ट है। इसलिए हिमालय इंडियन रीजन में जो हिमालयन की जो सबसे बड़ी पीक है वो कंचनजंगा है। अगर इंडिया की सबसे ऊंची पीक की बात करें तो वो K2 ही होगी, लेकिन वो है ट्रांस हिमालय का पार्ट। ओके, तो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। जय हिंद।